मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दिशा एग्जाम अड्डा 24x7 में। और धुआंधार तरीके से आप लोग चलते रहिए। मैं हूं आपके सामने अश्वनी सर और धुआंधार बैच लेकर के आए हैं टेट का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप 2 सेशन में आप सभी लोगों ने देखा है किस तरीके से आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है। इस बार दिशा एग्जाम अड्डा 24x7 से 6000 बच्चों को टेट पास कराने की गारंटी है, सिर्फ मेहनत करके, पढ़ा करके। ठीक है, तो आइए देखिए, ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। बताएंगे जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है। पहली चीज आप ये जानिए, समृद्ध स्वर है क्या चीज। ये मुख के खोलने के भाग हैं। मुख के खोलने के भाग। बेटा मुख के खोलने के 2 भाग होते थे। पहला है समृद्धि मुखी। समझिएगा अच्छी तरीके से बेटा, पहला है समृद्धि मुखी और दूसरा है आपका विवृद्धि मुखी। पहला है समृद्धि मुखी, दूसरा है विवृद्धि मुखी। और हाँ, इन दोनों के भेद भी हैं, इसको भी जानते रहिए। इसके भी एक भेद है और इसके भी एक भेद। इसके भेद का नाम है अर्ध समृद्धि मुखी। अर्ध समृद्धि मुखी पहले आप खूब अच्छे तरीके समझिए आप सब। और इसके भेद का नाम है अर्ध विवृद्धि मुखी। मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? खूब अच्छे तरीके से समझिए। और नर हो ना निराश करो मन को, कुछ ना हो करो कुछ काम करो। जिंदगी है यार, अच्छे से आगे बढ़ना सीखिए। देखिए, ये वही बात कर रहा है समृद्धि स्वर। समृद्धि का मतलब क्या होता है जानते रहिए। समृद्धि का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलते समय आधा से ज्यादा मुंह बंद हो और थोड़ा से खुला हो। जो थोड़ा से खुला हो उसमें से वर्णों का निर्माण हो जाए। समृद्धि से टोटल कितने वर्ण बोले जाते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। टोटल 4 वर्ण। समृद्धि से 4 वर्ण है। अर्ध समृद्धि मतलब होता है आधा मुंह खुला हो और आधा बंद हो। इसमें टोटल कौन कौन से वर्ण होते हैं? इसमें 2 वर्ण होते हैं, बताइए भैया कौन कौन से होते हैं? ए और ओ। ए ओ, इसमें 2 वर्ण होते हैं। और विवृत्ति में 1 वर्ण होते हैं, बड़ा। विवृत्ति का मतलब होता है पूरा मुख द्वार खुला हो। जिन वर्णों को बोलते समय पूरा मुख द्वार खुला हो तो उसे हम विवृत्ति मुखी वर्ण कहते हैं। अर्ध विवृत्ति में 3 वर्ण हैं, छोटा आ, अय और औ। मेरी बात समझ में आ रहा है? कितने वर्ण है बेटा? 3 वर्ण हैं और 1 वर्ण है। अब आज आपको समझ में आ गया, ये मुख द्वार खोलने के भाग हैं। इसके 2 भाग हैं, समृद्धि और विवृत्ति। समृद्धि के भी एक भेद होते बेटा, अर्ध समृद्धि मुखी, और विवृत्ति मुखी का एक भेद है, अर्ध विवृत्ति मुखी। ये पूछा क्या है? समृद्धि स्वर कौन सा है? समृद्धि में 4 वर्ण, छोटी बड़ी छोटा बड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन यहाँ पर। लेकिन जो बड़ा आ है इसे हम क्या कहते हैं? विवृत्ति मुखी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना जी? और जो ओ है ये क्या है? ओ हमारा ये है अर्ध समृद्धि। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अर्ध समृद्धि समझ जाइएगा, ठीक है? लिखने की जगह में अय हमारा क्या है? अर्ध विवृत्ति। देखिए अर्ध विवृत्ति में अय आया हुआ, अर्ध विवृत्ति। समझ में आ गया जी? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आप सभी लोगों ने दिया। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताओ, सभी लोग बताएंगे। री का उच्चारण स्थान कहां से होता है? री का उच्चारण स्थान कहां से होता है, पहले आप ये जानिए। देखिए बेटा, तालु का ध्यान दीजिएगा, इन सबका पहले सूत्र जानिए। कंठ का सूत्र क्या है बेटा? कंठ का सूत्र है संस्कृत में अकु विसर्जनिया नाम। अकु विसर्जनिया नाम कंठा। अकु विसर्जनिया नाम कंठा। मेरी बात समझ में आ रहा है? इस संस्कृत का सूत्र है अकु विसर्जनिया नाम कंठा।
मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो ये कंठ का सूत्र है। और मूर्धा का सूत्र क्या है? ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम। ये रा के स्थान पर क्या हो गया? मां हो जाता है, वैसे यहाँ पर के स्थान मां हो गया। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये सब हमारे संस्कृत के सूत्र है, समझ में आ रहा है। और तालु का सूत्र क्या होता है? इच्छुशानाम तालु, के स्थान पर मां हो गया, इच्छुशानाम तालु। और उसके बाद दंत का सूत्र क्या है? ऋतु लसानाम दंता। ये टेट में बहुत पूछा जाता है, एक नंबर में, तो आप जान लीजिए। तो देखिए री, री किस में आया है? मूर्धा में आया है। तो री कहां से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। खा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, खा ऑप्शन सही है। मूर्धा से 8 वर्ण बोले, री, टावर, रा और सा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऋतु रसाणाम मूर्धा। ये सही है, समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन बताएंगे, जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर ए और ऐ स्वर किस भेद के अंतर्गत आते हैं? अब आइए पहले आप समझिए, जिह्वा का भाग है, हम आपको खूब अच्छे समझा दे रहे, पहले आप समझिए जिह्वा के भाग। बेटा जिह्वा के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये जीभ हमने बना दिया, सभी लोगों को मिला करके जीभ बना दिया। देखिए ये हो गया पहले भाग का नाम क्या है? अग्रभाग। चाहे इसी को अग्र स्वर कहिए, चाहे इसी को अग्रभाग कहिए। ये मध्य भाग है, बीच वाला, चाहे इसी को मध्य स्वर कहिए, चाहे इसी को मध्य भाग कहिए, चाहे इसी को पश्च स्वर कहिए या चाहे इसी को पश्च भाग कहिए। हमारी बात समझ में आ रही है? देखिए तो अग्र से कितने वर्णों का निर्माण हो? छोटी, बड़ी, ए, ऐ, 4 वर्ण, ठीक है। और मध्य भाग से 1 वर्ण का निर्माण हो, छोटा। और पश्च भाग से 5 वर्णों का निर्माण हो, बड़ा, छोटा, बड़ा, ओ और औ। टोटल कितने वर्ण हो गए? 5। इसलिए हम लोग जीवा का कोड डिकोड क्या कहते हैं? 415 कहते हैं। जीवा का कोड डिकोड क्या बेटा? 415 है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कह रहा है कि ए और ऐ स्वर किस भेद के अंतर्गत आ रहे हैं? देखिए अग्रभाग में ए, ऐ, तो यहां पर कौन सा स्वर है? ये अग्रभाग। अग्रभाग से 4 वर्णों का निर्माण होता है, छोटी, बड़ी, ई, ए, ऐ। मध्य भाग से 1 वर्णों का निर्माण हुआ, छोटा। पश्च भाग से 5 वर्णों का निर्माण हुआ है, बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये विवृत स्वर तो हमारा ये जो मैंने यहां पर आपको पढ़ाया था, ये देखिए विवृत्ति, ठीक है, ये विवृत्ति मुखी। तो इससे यहां कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? बताइए इसे, बताओ भाई। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? अरे 2 भेद होते हैं भाई। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ये रहा आपके सामने, बहुत पूछता है स्वर और व्यंजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर छोटा और बड़ा ओ को किस वर्ग में रखा जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए, अब जैसे हेडिंग डालेंगे ओंठ के भाग। अब आप पहले थ्योरी समझिए, तब आप क्वेश्चन समझिए। ओंठ के बेटे 2 भाग होते हैं। ओंठ के कितने भाग होते हैं बच्चा? ओंठ के 2 भाग होते हैं। पहला क्या है? मेरी बात समझिएगा। पहला है वृत्तिमुखी और दूसरा है आवृत्तिमुखी। दूसरा है आवृत्तिमुखी। वृत्ति का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलते समय ओंठ गोलाकार हो जाए, हमारा ओठवा का हो जाए, गोल गोल हो जाए। देखिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। ये तो इसमें 4 वर्ण हैं। इसमें कितने वर्ण हैं? 4। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। और यही पूछा भी, देखिए तो यहां पर क्या सही है?
यहाँ पर वृत्त मुखी है, चाहे वृत्ति लिखे चाहे वृत्त ऐसे लिखा जाता है, दोनों एक जैसे होता है, ठीक है। और आवृत्ति से 6 वर्णों का निर्माण हुआ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, एक, ये आपके सामने। और ओठ को हम कोड डिकोड में कहते हैं 46, 4 वृत्ति और 6 आवृत्ति। और जिन वर्णों को बोलते समय मुख द्वार, जिन वर्णों को बोलते समय ओठ गोलाकार ना हो, देखिए छोटा बड़ा छोटी बड़ी, एक हमारा ओठ गोलाकार नहीं हो रहा है पर, लेकिन यहाँ पर ओठवा गोल गोल हो जा रहा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ आओ, तो यहाँ पर ओठ गोलाकार होता है, यहाँ पर ओठ गोलाकार नहीं होता है। तो छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ आओ कहाँ से बोला जा रहा है? वृत्ति मुखी से। वृत्ति से 4 वर्णों का निर्माण हुआ है और आवृत्ति से 6 वर्णों का निर्माण हुआ, जो ये रहा। तो यहाँ पर खा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? अब आप बताइए संयुक्त स्वर की संख्याएं कौन कौन सी लिख लीजिए? ए, ऐ, ओ, औ। और किन किन वर्णों के मेल से बनता है? ए बाबू, जब छोटा प्लस छोटी मिलता है तो क्या बनता है? ए। जब छोटा प्लस ए मिलेगा तो बनेगा का? ऐ। जब छोटा प्लस छोटा ओ मिलेगा तो बनेगा का? ओ। और छोटा प्लस जो ओ मिलेगा तो क्या बनेगा? औ। तो कह रहे हैं यहाँ संयुक्त स्वर कौन सा नहीं? ए, ऐ, औ है, ओ नहीं है, यहाँ छोटा ओ है, ये नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वर ध्वनियों के उच्चारण जब हवा केवल नाक से निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? अब बताइए। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में जब हवा केवल नाक से निकलती, नाक मतलब नासिक, जिसे हम अनुनासिक के नाम से जानते हैं, ये उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक में स्वर ध्वनियों के उच्चारण में जब हवा नाक से निकलती है क्या कहते हैं? उसे अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। अगला, पुलुत स्वर की पहचान कीजिए। जो पुलुत होता है त्रिमात्रिक होता है, त्रिमात्रिक होता है, जैसे ओम लिखा जाता है, इस संस्कृत में मात्राओं का प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं होता। हिंदी में सिर्फ स्वर और व्यंजन का प्रयोग होता है, ठीक है, और वहां पर त्रिमात्रिक का प्रयोग होता है, इससे ओम 1 2 3 मात्रा, ठीक है। चलिए अब बताइए कंठ तालव्य स्वर ध्वनियां कौन सी हैं? हमने आपको उस दिन बताया था कंठ तालव्य में 2 वर्ण होते हैं, ए और ऐ। जो कंठ, इसकी परिभाषा भी मैं आपको बता दूं कंठ तालव्य की, कंठ ताल और जिह्वा के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाए तो उसे हम कंठ तालव्य वर्ण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक खास सही है, जो ओ औ है, अब आप सभी लोग अच्छे समझ लीजिए, जो ओ औ है ये कहाँ से बोला जा रहा है जानते हैं? कंठोष्ठ से बोला जाता है। और जो छोटा ओ बड़ा ओ कहाँ से बोला जाता है? ये ओष्ठ से बोला जाता है, ओठ से। और छोटी बड़ी कहाँ से बोली जाती है? तालु से, जिसे हम सब लोग। अगला क्वेश्चन, किस स्वर को उदासीन स्वर भी कहा जाता है? क्योंकि इसका कोई मात्रा चिन्ह अलग से नहीं है। बताइए बताइए भैया, किस स्वर को उदासीन स्वर कहा जाता है? बताइए, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बताइए इसे। बताइए भैया, किस स्वर को उदासीन स्वर कहा जाता है? किस स्वर को उदासीन स्वर कहा जाता है? बड़ा आ, छोटी ई, छोटा आ, री। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ऑप्शन ये होना चाहिए, ऑप्शन छोटा आ होना चाहिए। तो किस स्वर को उदासीन स्वर भी कहा जाता है? क्योंकि इसका कोई मात्रा चिन्ह अलग से नहीं है, छोटा आ, ये बड़ा आ नहीं होता, उदासीन से छोटा आ होता है, ठीक है। ये रहा आपके सामने, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? जरा बताइए आप सब। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन संख्या 25 होती है, वो भी कौन कौन से जान लीजिए? देखिए, का वर्ग,
टावर में 5 वर्ण है, का था गा अंगा, फिर उसके बाद चा वर्ग है, चा छा जा जा यहाँ है, ठीक है भैया। उसके बाद टा वर्ग है सी, टा ठा ठा अड़ा है, फिर उसके बाद ता वर्ग है सी, ता ठा दा ना है, पा वर्ग है, पापा बाबा। इन आप जो पांचों को मिलाएंगे जहां 25 हो जाता है। इन्हीं 25 को स्पर्श व्यंजन, इसके आप कई नाम जान लीजिए जी, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन के भी नाम से जाना जाता है। एक टेट में 110% एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, शायद आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, हिंदी में वर्णमाला संख्या 52 होती है, व्यंजन 33 होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, डा और ढा ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता था? हम उस दिन हमने आपको बताया था, इसे उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसे उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन के भी नाम से जाना जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दिशा एग्जाम अड्डा, दिशा एग्जाम अड्डा 24/7 में धुआंधार तरीके से आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस बार आपका कल्याण हो जाएगा, आप टेट में झंडा गाड़ने का काम करेंगे। तो चलिए, लेकिन लगातार आप लोग बने रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अब आप बताइए, अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते थे, याद आता जान करिए। उस व्यंजन में 4 वर्ण है, सा सा सा, जिसे हम सब लोग संघर्षी व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। और संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, छत्रिंग, ज्ञा और स्रा। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो आप खूब अच्छे तरीके से समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ गाढ़ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मेरी बात ध्यान दीजिएगा जी, निम्नलिखित में से पार्शिवक व्यंजन कौन सा है? बताइए। हमने आपको बताया था पार्शिवक व्यंजन ला होता है, और हमने आपको उस कल वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जिन वर्णों को बोलते समय बगल से हवा निकलती है, देखिए ला ला, ऐसे सामने करेंगे, देखिए मैं ला ला, तो सामने हवा नहीं आ रही, बगल से करें, देखिए ला ला ला, बगल से सांसें निकल रही, इसीलिए इसकी परिभाषा है, जिन वर्णों को बोलते समय बगल से सांसें निकलती हो उसे हम पार्शिवक व्यंजन, पार्शिवक व्यंजन के नाम से जानते हैं, ला है ला, ठीक है। रा को हम सब लोग प्रकंपित व्यंजन के नाम से जानते हैं। हमने आपको उस दिन बताया था, इसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? उसके बाद वाह है, इसे हम सब लोग अर्ध स्वर के ही नाम से जानते हैं, क्योंकि अर्ध स्वर में 2 वर्ण होते थे, या और वाह, ठीक है जी। उसके बाद या भी हमारा अर्ध स्वर है, देखिए या और वाह, तो यहाँ पे खास सही। अगला क्वेश्चन, सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अब बताइए। हमने आपको बताया था इसी को संघर्षी और ऊष्म व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। और संघर्षी और ऊष्म व्यंजन की परिभाषा होती है कि जिन वर्णों को बोलते समय ज्यादा सांसों का प्रयोग होता है उसे हम सभी लोग संघर्षी या ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे सा सा सा, ऐसे नहीं सा सा सा, स्वर नहीं गाना, ऐसे बोला सा 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 हा, सा 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 हा, देखिए ज्यादा सांसों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही है। प्रकंपित में 1 वर्ण होता है ना, स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण है, स्पर्श संघर्षी में 4 वर्ण, चा छा जा झा। अगला क्वेश्चन, चा छा जा झा को पारंपरिक रूप से क्या माना जाता है? जरा आप सभी लोग बताएंगे, बताइए, तुरंत बताएंगे। चा छा जा झा को पारंपरिक रूप से क्या माना जाता है, इसका नाम क्या है? बताइए जी। देखिए, चा छा जा झा को पारंपरिक नाम है इसका, जानते क्या है? बताइए जी। इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। मूर्धा से तो टावर बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन में यारा ला वाव वर्ण है। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? नासिक में तो अंगा, या, ड़ा, ना और
स्पर्श संघर्ष व्यंजन में चा है, छा है, जा है, झा है और या है। ठीक है, तो यहाँ पर खा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन या और वा को और किस नाम से जाना जाता है, जरा बताएंगे। हमने बताया था कि इसे अर्धस्वर के भी नाम से जानते हैं, या और वा को। ठीक है, अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। लुंठित में हमने आपको बताया था रा एक वर्ण होता है, अनुनासिक में अंगा, या, ड़ा, ना और मा होता है, जिसे हम लोग पंचमाक्षर के भी नाम से जानते हैं। महाप्राण की परिभाषा है किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन। जैसे का वर्ग से बनाना है तो खा हो जाएगा, खा हो जाएगा, फिर घा हो जाएगा, का खा गा घा, दूसरे चौथे स्थान प्लस सा सा सा, ऊष्म व्यंजन आप लिखेंगे। ये रहा आपके सामने। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो यहाँ पर खा से आप लोग बहुत प्यारा आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, वा व्यंजन का सटीक उच्चारण स्थान क्या होगा, जरा बताएंगे जी। वा व्यंजन का सटीक उच्चारण स्थान, वा व्यंजन का सटीक उच्चारण स्थान क्या होगा, तुरंत बताइए जी। बताइए भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बताइए जी। तुरंत बताइए। अरे भाई, हमने आपको बताया था दंतोष्ठ में एक वर्ण होते हैं बच्चा, वो क्या है, वो हमारा वा है। कंठोष्ठ से दो वर्ण होते थे, ओ और औ होते थे भाई, यहाँ पर दो वर्ण हैं। दंत मूल से ता वर्ग बोला जाता है, ताथा दाधा ना बोला जाता है। तालब्ध से चा वर्ग बोला जाता है बच्चा। कहो भैया, राहुल लगन के समझ में आता ना, खाना तो खाना वाना हो गया है, हाँ खाना वाना खा करके धुआंधार तरीके से पढ़ाई कीजिए। अरे जवाब देना है भैया गांव में पटीदारों को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर खा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, बताइए। टा वर्ग, टा वर्ग जिससे टाठा डाठा अड़ा बोला जाता है, ये टा वर्ग क्या है, दंत है। और पा वर्ग क्या है जी, ये ओठ है, ओठ से बोला जाता है। चा वर्ग तालु से बोला जाता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर अंगा या ड़ा नामा क्या कहलाता है, बताइए। इसे हम लोग नासिक वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि यही वर्ण कहां से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। मेरी बात समझ में आ गया। बात अल्प प्राण की आती है। अल्प प्राण की मेन परिभाषा देख लीजिए, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है बेटा, फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन भी होता है। क्या होता है सी, अंतस्थ व्यंजन भी होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को। जैसे भी कहा जाए तो देखिए, का हो गया, अब का वर्ग से बनाए, का गा अंगा, पहला, तीसरा, पांचवा प्लस या, रा, ला और वा। समझ में आ रहा है जी। सेम वही अघोष है, अघोष लेकिन बदलता है। किसी भी वर्ग का अघोष की मेन परिभाषा है कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन। वो भी ऊष्म व्यंजन में कौन सा, हा नहीं होगा, यहाँ सिर्फ सा 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 होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा का, खा, सा, सा, सा। समझ में आ रहा है जी सभी लोगों को। चलिए, उस व्यंजन में चार वर्ण होते हैं, सा, सा, सा और हा। चल अगला क्वेश्चन, हा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, अलजीवा या काकल्य भी कहते हैं। बहुत अच्छा, कंठ है, कंठ से हा बोला जाता है। इसी कंठ को अलजीवा या काकल्य वर्ण के ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रीय कंपन होता है वह क्या कहलाता है, तुरंत बताएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान दीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन में होता है वह क्या कहलाता है, बताइए। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन में होता है वह क्या कहलाते हैं, जरा बताइए।
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वह क्या कहलाते हैं? सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आंसर। हाँ, जिन वर्णों के उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन होता है सघोष कहते हैं। क्योंकि सघोष का मतलब होता है झंकार, इसका मतलब होता है झंकार। कहता है जिन वर्णों का उच्चारण झंकार से उत्पन्न हो। झंकार का मतलब नहीं कि तेरे मुंह डीजे बाजे लागे, नहीं, तो वही झंकार का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन, झंकार से यहाँ पर सघोष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण का, खा, चा, छा क्या कहलाता है? का, खा, चा, छा क्या कहलाता है? बताइए। पहला दूसरा अघोष में होता है, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण यहाँ होता है। सघोष में क्या होता है वो भी जान लीजिए। सघोष में क्या होगा भैया? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है। महाप्राण में दूसरा, चौथा वर्ण होता है। नासिक में जानी रहे अंगानियाड़ा नामा होता है, तो यहाँ पर ये आंसर सही। बताइए, प्राण वायु की मात्रा के आधार पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अरे महाप्राण कहलाता है भाई। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा चौथा वर्ण, पहला और दूसरा और चौथा वर्ण प्लस उस व्यंजन, वो महाप्राण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन जो ज्ञा है किन दो वर्णों में से? बनाइए। जा प्लस यहाँ हमेशा जा में हमेशा छत के जितने भी वर्ण बनाए जाएंगे सब में पहले वाले में हलंत होते हैं। जा, हलंत, यहाँ बराबर ज्ञा होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा वर्ण किस प्रकार का वर्ण, किस वर्ण के बाद आता है? हमने आपको बताया था, देखिए, का प्लस सा बराबर छा बनता है। ठीक है, और छा का प्रथम वर्ण कौन है? का। तो यहाँ पर खा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। किस छा वर्ण किसके बाद आता है? का के बाद। ये कहता है कि छा, कहता है मेरी उत्पत्ति क्या है? का है, का के बाद ही छा आता है। ये अगला क्वेश्चन, जो त्रा व्यंजन में किन दो वर्णों में से? बनाइए। ता प्लस रा। मेरी बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन, अनुस्वार और विसर्ग को आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने क्या कहा है? आयोग वाह कहा है। कब कहा है? मैं आपको बाई डेट बता दे रहा हूँ, 7 सितंबर 1976 में कहा है। आयोग वाह शब्द कहा है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आगत स्वर का, जा, फा चार होते हैं, इसको ऑप्शन में नुक्ता लगा रहता है नीचे। आगत का मतलब होता है अरबी फारसी के जितने भी शब्द होते हैं हिंदी में, उनको पहचानने के लिए आगत स्वर का प्रयोग होता है। का, गा, जा, फा चार वर्ण होते हैं। ठीक है, और आयोगवा में दो वर्ण है, अंक और आ, ये इसको भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब एक ही व्यंजन को द्वित्व हो, जैसे दिल्ली में ला, पक्का में का, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम सब लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? युग्मक ध्वनियां भी कहते हैं। युग्म माने जो जुड़ा हो, जो आधा हो, जो पूरा हो, इसी को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रा व्यंजन को जब जीभ ताल से टकराकर जल्दी से गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, हमने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन, मानक देवनागरी वर्णमाला के अनुसार कुल कितने वर्ण हैं? बताइए। 52 वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि के अनुसार मानक हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। तो आज का सेशन कैसा रहा आप सभी लोग जरा बताएंगे। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट दे करके आज के सेशन के बारे में बताएंगे और धुआंधार तरीके से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहेंगे। मैं चलता हूं, मैं आपको अगले सेशन में मिलूंगा जी। जय हिंद, जय भारत।